नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नीड टू नो पर। Why are there not more people talking about paradox? दोस्तों, क्या आपने कभी पैराडॉक्स के बारे में सुना है? पैराडॉक्स वो सवाल होते हैं, वो पहेलियां होती हैं जो हमारे दिमाग को हिला के रख देती हैं। ये वो सवाल होते हैं जिनके जवाब ढूंढते ढूंढते हम भटक जाते हैं, लेकिन एक अजीब सी उलझन मन में बनी रहती है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही पैराडॉक्स की जो आपकी सोचने की ताकत को बढ़ाएंगे, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। आप देखेंगे कि कैसे एक ही सवाल के दो अलग अलग जवाब सही हो सकते हैं, कैसे तर्क और बुद्धि आपस में लड़ते हैं और एक नया ही रास्ता खुलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर, और स्वागत है आप सभी का नीड टू नो में, जहां हम मिलकर सुलझाने की कोशिश करते हैं जिंदगी के कुछ अनसुलझे पहलुओं को। I will show you how to get the best understanding of a paradox that challenges the very essence of promises and conditions. दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक नौजवान लड़के की जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और दिल में कुछ कर दिखाने का जज्बा। वो वकालत सीखना चाहता था, न्याय की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं थे और उसके परिवार की हालत भी बहुत तंग थी। उसने अपने टीचर से एक शर्त रखी। उसने कहा, सर, मैं आपकी फीस तब दूंगा जब मैं अपना पहला केस जीत जाऊंगा। टीचर ने उसकी बात सुनी और सोचा कि लड़का मेहनती है और उसमें काबिलियत है। उन्होंने उसकी शर्त मान ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। टीचर को यकीन था कि लड़का मेहनती है। उसने हाँ कर दी। उन्होंने उसे पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाया। समय बीतता गया। लड़का वकील तो बन गया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और वकालत की डिग्री हासिल कर ली, लेकिन उसने कोई केस नहीं लड़ा। वो अपने पहले केस का इंतजार करता रहा, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिला। हो सकता है उसे कोई केस नहीं मिला, या फिर वो खुद को तैयार नहीं समझता था। वो दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन कोई केस नहीं आया। उसने खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश की, किताबें पढ़ी और अपने ज्ञान को बढ़ाया, लेकिन फिर भी कोई केस नहीं आया। अब टीचर को अपनी फीस की चिंता सताने लगी। उन्होंने सोचा कि लड़के ने वकालत तो सीख ली है, लेकिन फीस कब देगा? टीचर ने सोचा, क्यों ना मैं खुद ही इस लड़के पर केस कर दूं। अगर वो केस जीत गया तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अगर वो केस जीत गया तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे, और अगर वो हार गया तो भी शर्त के हिसाब से पैसे तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो अपनी पहली केस हार चुका होगा। और अगर वो हार गया तो भी शर्त के हिसाब से पैसे तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो अपनी पहली केस हार चुका होगा। ये सोचकर टीचर ने केस दायर कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आता है असली पेच। अगर टीचर केस जीत जाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि लड़के को अपनी पहली केस हारने पर पैसे देने होंगे। अगर टीचर केस जीत जाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि लड़के को अपनी पहली केस हारने पर पैसे देने होंगे। लेकिन शर्त तो ये थी कि पहली केस जीतने पर ही पैसे देने होंगे। लेकिन शर्त तो ये थी कि पहली केस जीतने पर ही पैसे देने होंगे। और अगर टीचर केस हार जाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि लड़के को अपनी पहली केस जीतने पर पैसे नहीं देने होंगे। और अगर टीचर केस हार जाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि लड़के को अपनी पहली केस जीतने पर पैसे नहीं देने होंगे। लेकिन शर्त तो ये थी कि पहली केस जीतने पर ही पैसे देने होंगे। लेकिन शर्त तो ये थी कि पहली केस जीतने पर ही पैसे देने होंगे। तो दोस्तों, ये है पैराडॉक्स ऑफ द कॉल्ड। एक तरफ शर्त है, दूसरी तरफ केस का फैसला। एक तरफ शर्त है, दूसरी तरफ केस का फैसला। दोनों ही तरफ एक उलझन पैदा हो रही है। दोनों ही तरफ एक उलझन पैदा हो रही है। सोचिए दोस्तों, क्या सचमुच में कोई हल है इस पहेली का? सोचिए दोस्तों, क्या सचमुच में कोई हल है इस पहेली का? या फिर ये सिर्फ हमारे सोचने का तरीका है? क्या हम इस उलझन को सुलझा सकते हैं, या ये हमेशा एक पहेली ही बनी रहेगी? दोस्तों, क्या आपने कभी टाइम ट्रेवल के बारे में सोचा है? ये एक ऐसा विचार है जो सदियों से मानवता को आकर्षित करता आया है। अतीत में जाना, भविष्य देखना, ये सब कितना मजेदार होता होगा ना? हम अपने पूर्वजों से मिल सकते हैं, भविष्य की तकनीकों को देख सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि टाइम ट्रेवल एक बहुत बड़ी उलझन का कारण बन सकता है? ये उलझन इतनी जटिल है कि इसे समझना भी मुश्किल हो सकता है। मान लीजिए आज 1 जनवरी 2024 है। आप एक वैज्ञानिक हैं और आपने एक अद्भुत खोज की है। आपने बहुत मेहनत से टाइम मशीन बना ली है। ये मशीन आपको समय में कहीं भी ले जा सकती है। आप उसमें बैठते हैं, टाइम सेट करते हैं 1920 और पहुंच जाते हैं उस समय में जब महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी खोजों में लगे हुए थे। आप उस समय की दुनिया को देखते हैं जो आज से बिल्कुल अलग है।
आप आइंस्टाइन से मिलते हैं और उन्हें टाइम मशीन का पूरा फार्मूला, पूरी जानकारी दे देते हैं। आइंस्टाइन आपकी बातों से हैरान होते हैं, लेकिन वे आपकी जानकारी को गंभीरता से लेते हैं। आइंस्टाइन आपकी बातों से हैरान तो होते हैं, लेकिन फिर वो खुद भी टाइम मशीन बनाने में लग जाते हैं। वे अपने ज्ञान और आपकी जानकारी का उपयोग करके टाइम मशीन बनाने की कोशिश करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि असल में टाइम मशीन किसने बनाई? क्या आपने, जिन्होंने भविष्य में रहते हुए ये मशीन बनाई, या फिर आइंस्टाइन ने, जिन्होंने आपसे मिली जानकारी के आधार पर यह मशीन बनाई? ये सवाल हमें एक गहरे विचार में डाल देता है। यहाँ पर एक गोल चक्कर सा बन जाता है। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। टाइम मशीन के होने के लिए पहले से ही टाइम मशीन का होना जरूरी है। ये एक भूल भुलैया की तरह है जहां से निकलना मुश्किल है। ये एक ऐसा पहेली है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। टाइम मशीन के होने के लिए पहले से ही टाइम मशीन का होना जरूरी है। ये एक भूल भुलैया की तरह है जहां से निकलना मुश्किल है। ये हमें एक अंतहीन चक्र में फंसा देता है। यही है दोस्तों द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। ये एक ऐसा विचार है जो हमें समय और अस्तित्व के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सचमुच में अतीत को बदल सकते हैं, या फिर जो कुछ भी होता है वो पहले से ही तय होता है, या फिर जो कुछ भी होता है वो पहले से ही तय होता है। ये सवाल हमें समय और नियति के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। This is gonna blow your mind. चैप्टर 3। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे एक छोटा सा झूठ एक बड़े भ्रम का कारण बन सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही पैराडॉक्स की जो झूठ और सच के बीच की पतली सी लाइन को दिखाता है। मान लीजिए कोई कहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अब आप खुद सोचिए, क्या वो सच बोल रहा है या झूठ? अगर वो सच बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो वाकई झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ये बात झूठी है, यानी कि वो सच बोल रहा है। देखा दोस्तों, कितना अजीब है ये। हर बार जब हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम और उलझ जाते हैं। ये एक कभी न खत्म होने वाले चक्र की तरह है जहां से निकलना मुश्किल है। लायर्स पैराडॉक्स हमें भाषा की सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें बताता है कि कैसे शब्दों के मतलब बदल सकते हैं स्थिति के हिसाब से। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी को झूठ बोलते हुए देखें तो जरा रुक कर सोचिएगा, क्या सचमुच में वो झूठ बोल रहा है, या फिर ये लायर्स पैराडॉक्स का एक और उदाहरण है। Am I the only one that didn't know about the omnipotence paradox? दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो सदियों से ज्ञानियों और विचारकों को उलझाता आया है। ये सवाल है ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का। अगर हम मान लें कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ भी कर सकते हैं? क्या वो ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसे वो खुद नहीं उठा सकते? अगर वो ऐसा पत्थर बना सकते हैं तो इसका मतलब हुआ कि वो उस पत्थर को उठाने में सक्षम नहीं है, मतलब कि वो सर्वशक्तिमान नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसा पत्थर नहीं बना सकते तो भी इसका मतलब हुआ कि उनकी शक्ति की एक सीमा है, मतलब कि वो सर्वशक्तिमान नहीं है। तो दोस्तों, ये है ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सचमुच में सर्वशक्तिमत्ता जैसी कोई चीज होती है? क्या कोई ऐसी ताकत हो सकती है जिसकी कोई सीमा ना हो? ये पैराडॉक्स हमें बताता है कि हमारी सोच और समझ की भी एक सीमा होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ईश्वर की शक्ति के बारे में सोचें तो इस पैराडॉक्स को याद रखिएगा। ये आपको एक नया नजरिया देगा, एक नई सोच देगा। आप सभी को यह जानना जरूरी है, अगर आप नैतिकता और न्याय के जटिल सवालों से जूझ रहे हैं। चैप्टर 5। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमें सही और गलत, अपराध और सजा के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी हमें नैतिकता और न्याय के जटिल सवालों के बीच उलझा देगी। कल्पना कीजिए, 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ये तीनों एक कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं जहां उनके पास सीमित संसाधन है। ये तीनों एक रेगिस्तान में फंस जाते हैं। ए और बी मिलकर सी को मारने की योजना बनाते हैं क्योंकि उनके पास पानी कम है और उन्हें लगता है कि सी को रास्ते से हटाकर ही वे बच सकते हैं। इस कठिन परिस्थिति में वे अपने नैतिक मूल्यों को भूल जाते हैं और केवल अपने बचाव के बारे में सोचते हैं। ए सी के पानी में चुपके से जहर मिला देता है। वह सोचता है कि इससे सी की मौत हो जाएगी और उनके पास अधिक पानी बचेगा। बी सी की पानी की बोतल में छेद कर देता है ताकि सी को लगे कि उसका पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बी का इरादा भी यही है कि सी पानी की कमी से मर जाए।
कुछ देर बाद सी की मौत हो जाती है, लेकिन उसकी मौत का कारण क्या है? लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक पेच है। सी की मौत जहर से नहीं, बल्कि प्यास से होती है, क्योंकि उसकी पानी की बोतल में छेद था और उसका सारा पानी बह गया था। सी की मौत का असली कारण प्यास है, न कि जहर। यह स्थिति और भी जटिल हो जाती है जब हम सोचते हैं कि असली कातिल कौन है। अब सवाल यह है कि असली कातिल कौन है? ए, जिसने सी को जहर दिया था, या फिर बी, जिसने सी की पानी की बोतल में छेद किया था, या फिर दोनों ही? ये एक नैतिक दुविधा है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। दोनों ने ही सी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन सी की मौत किसी और ही वजह से हुई। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या नैतिकता और न्याय हमेशा स्पष्ट होते हैं? तो क्या ए और बी दोनों को हत्यारा माना जाएगा, या फिर किसी को नहीं? क्या न्याय प्रणाली इस जटिलता को समझ पाएगी और सही निर्णय ले पाएगी? यह है दोस्तों स्मोलिन्स पैराडॉक्स। ये एक ऐसी स्थिति है जो हमें नैतिकता और न्याय के जटिल सवालों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सचमुच में हमेशा सही और गलत के बीच में फर्क करना आसान होता है? क्या हम हमेशा सही निर्णय ले पाते हैं? क्या हमेशा अपराधी को सजा और बेगुनाह को न्याय मिल पाता है, या फिर न्याय प्रणाली भी कभी-कभी असमंजस में पड़ जाती है? यह कहानी हमें इन सवालों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ रोमांचक पैराडॉक्स जो हमारी सोच को चुनौती देते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि दुनिया कितनी जटिल है और कैसे एक ही सवाल के कई पहलू हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल नीड टू नो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान ही सब कुछ है और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद, अपना ध्यान रखें और बने रहें नीड टू नो के साथ।